हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? यस गाइस। कैसी चल रही है आपकी तैयारी सभी की? गेट के लिए थोड़ा पढ़ रहे हो? ओके, हाँ गेट भी है फरवरी में। हाउ टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन मोबाइल ऐप। तो आप मोबाइल ऐप पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट का। एक सेकंड मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो जब आप मोबाइल में जाओगे तो आपको एक कंटेंट नाम का वो मिलेगा ऑप्शन, या फिर आपको होम पेज जो है मोबाइल ऐप में उसमें रिसेंटली एडेड वीडियोस के अंदर शो ऑल करोगे तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, वरना आप वेबसाइट पे जाके, क्योंकि मोबाइल ऐप में अभी इतनी पावर नहीं है कि वो एच डी वीडियोज़ आपको दिखा सके 1080p पे। तो आप लोग जो हैं वो वेबसाइट पे जाके एच डी में देख सकते हैं, या फिर शुरू की 10 क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके रोहित, ओके। क्रॉलिंग हो रहा है प्रिपरेशन का। हाँ अभी थोड़ा आपको गेट की प्रिपरेशन में हो सकता है, बट सी एस आई आर में अभी कोई जल्दी नहीं है आपको। आराम से, अभी बहुत टाइम है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। चलो बढ़िया। तो कल अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, और एंड में जो मैंने अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था, तो आप सब ने आई होप रिवीजन किया होगा उसका। यस गए, सभी ने रिवाइज किया उसको। यस, ओके। तो अपन ने, अब मेरे को बताओ, कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, उसका पीके कितना होता है? 2.5, ओके। और अमीन ग्रुप होता है उसका? 9.2, ओके। 9.2 लेके चलो आप ऑन एन एवरेज सभी का। ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर थी। फिर मैंने पीएच की बात बताई थी आप लोगों को। तो पीएच में मैंने कहा था प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड, दो टर्म्स बताई थी आपको। यस। तो प्रोटोनेटेड कब होता है? जब कौन से पीएच पे होता है प्रोटोनेटेड? एसिडिक पे होता है, ओके। लो पीएच पे होता है, ओके। तो प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड अपन ने कर लिया था। पीएच मैंने बता दिया था, पीके आपको बता दिया था। पीआई अभी बाकी है, इसको थोड़ा आराम से करेंगे। पीके वर्सेस पीएच। तो अब मेरे को बता सकते हो कि मान लो एक नॉर्मल अमीनो एसिड है, ओके। अगर मैं उसका पीएच जो है वो पीके से ज़्यादा कर देता हूँ, कोई भी मान लो कार्बोक्सिल या अमीन ग्रुप जो भी है, किसी का भी, उस अगर सैंपल का मैं अगर पीएच बढ़ा दूं पीके से, तो कौन सा चार्ज जो है वो डोमिनेट करेगा? कौन सा चार्ज आ जाएगा पूरे ऑल ओवर? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर पीएच मैंने पीके से ज़्यादा कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव रहेगा? -1। हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसलिए नेगेटिव। डी प्रोटोनेशन टू नेगेटिव, ओके। यस दैट इज़ राइट। क्योंकि मान लो पीके 2.3 है, तो अगर पीएच कम होती तो वो कौन से चार्ज में रहता? पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस एक्सेस में है। अगर पीएच पीके से ज़्यादा हो गई तो चार्ज मेरा हो गया नेगेटिव। सिमिलरली अगर पीएच मेरी पीके से कम है तो मेरा चार्ज जो है पॉजिटिव रहेगा। ये सभी को क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर दूं? ओके मनुष्य, कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक पीएच स्केल है ये आपका, ठीक है, जहाँ पे 0 से 14 की रेंज लिखी हुई है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस जो एक्सेस में होते हैं धीरे धीरे कम होते जाते हैं। किसकी एक्सेस बढ़ती जाती है? ओ एच नेगेटिव की। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक अमीनो एसिड है,
वो कुछ ऐसा है। ओके, तो जब पीएच कम होगी तब उसका ओवरऑल चार्ज क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे है, तो +1 इसका, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ज़ीरो चार्ज है, न्यूट्रल है ये, और कहीं पे चार्ज है नहीं, तो ये पूरा जो ओवरऑल चार्ज है इसका वो पॉजिटिव या फिर +1 होगा। अब जैसे जैसे मैं इसको पीएच बढ़ाता जाऊँगा तो 2.3 पीएच पे, जो कि क्या है, पीके ऑफ COH, तो इसके बाद इसके हाइड्रोनियम आयन का डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन होते ही क्या होगा, ये आपका COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NH3 प्लस में रहेगा। ये क्यों नहीं अपना हाइड्रोनियम आयन डोनेट करेगा गाइस, क्योंकि यस, क्योंकि इसका पीके ज़्यादा है, 9.6 के अप्रॉक्सीमेटली है, इसलिए ये अभी डोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज जीरो हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इफ़ आई इंक्रीज द पीएच एंड मेक इट मोर देन पीके। अब मैं पीएच को और इंक्रीज करूँगा तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा। यस मनोशी, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला भी अपना हाइड्रोनियम आयन जो है रिलीज़ कर देगा। तो अब ये जैसे ही रिलीज़ कर देगा ये बन जाएगा NH2, इसका ओवरऑल चार्ज हो जाएगा ज़ीरो और COO नेगेटिव पड़ा रहेगा। तो इसका चार्ज कहाँ चला गया, माइनस में। तो नेगेटिव जो है वो पीके वैल्यू के बाद में डोमिनेट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर पीएच पीके से बढ़ने लग जाएगा तो चार्ज जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये सभी को क्लियर हो गया था। चार्जेस अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले अपन ये देखते हैं, सभी अमीनो एसिड्स को एक बार स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो अमीनो एसिड्स की होती है वो ये कि अल्फा कार्बोक्सिलिक जो है उसका पीके वैल्यू कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 या फिर अपन 2.3 बोलते हैं। अल्फा अमीनो ग्रुप हैज़ अ हाई पीके वैल्यू, तो जो आपका अमीनो ग्रुप है जिसको अपन NH3 प्लस बोल रहे हैं उसका पीके अप्रॉक्सीमेटली 9.2 होता है। ओके, कार्बोक्सिल इसका अमीनो एसिड की मोस्टली कन्फिग्रेशन जो होती हैं वो एल में होती है, ये मैंने बताया था आपको। डी जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली उनकी सेल वॉल के अंदर मिलता है, जहाँ पे एंटीबायोटिक पेप्टाइड्स होती हैं। और कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग की स्किन के अंदर डर्मोर्फिन एक नाम का प्रोटीन होता है जिसके अंदर आपको डी अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ओके, ब्रेन के अंदर, ओके योगिता कह रही है ब्रेन के अंदर भी डी अमीनो एसिड्स होते हैं। यस, होते हैं, बट उनको अपन स्टडी नहीं करते हैं। अच्छा, क्या रीज़न है कि मान लो अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर डी अमीनो एसिड्स इंजेक्ट कर दूं तो वो क्या करेंगे, उनसे कोई नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको। कांट बी मेटाबोलाइज्ड, एंड व्हाई इज दैट सो सरन, ऐसा क्यों लगता है आपको। दे आर डाइजेस्टेबल, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, एंजाइम स्पेसिफिक, ओके। यस 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 सरन, वेरी गुड। क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, मान लो कि वो अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड आ गया, तो जब आपका ट्रांसलेशन होगा तब वो ट्रांसलेशन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं tRNA पे, वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। वो रिसेप्टर बने हुए ही एल अमीनो एसिड्स के हिसाब से हैं, तो वो डी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उनको रीड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका कोई यूज़ नहीं होगा, डाइजेस्टेबल भी नहीं है, वो एज इट इज़ आपकी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएंगे। ओके गाइज, ओके उपुगंती, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। जिस स्पेस पे, जिस स्पीड में, जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके उपुगंती जस्ट लेफ्ट। ओके उपुगंती, लिटिल इंग्लिश नीडेड, ओके, ओके यस यस यस, उपुगंती is also from south, so who, Upuganti Mahalakshmi is student here and she was telling me that I should go, I should teach more in English. So that is why I'm asking. Oh, yes, Upuganti, I was asking you that are you able to understand or not?
Okay, you are okay, 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 okay. Let's proceed. So these are your general characteristics. Okay. Now the stereochemistry of alpha amino acid. So what stereochemistry, we have already studied stereochemistry, and in that optical isomerism is very important. Why? Because there only two forms of isomers are possible, D and L in amino acids. So stereochemistry of amino acids is also important, and we have to study that. And here it is written that except glycine, all the amino acids are bonded with four different functional groups: COH, NH3 on one side chain, and a hydrogen atom. So that means, why not glycine, guys? Why not glycine? Why glycine is not a optical cannot have optical isomers? It is not chiral. That is right, because जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके पास में ऊपर भी हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन है, इसलिए ये कायरल नहीं है। इसके तीन साइड अलग अलग हैं, बट फोर्थ साइड एक जैसे होते हैं। तो एसिमेट्रिक होता है एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। एल्फा कार्बन इज कायरल, इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वी कैन कैलकुलेट बाय दिस नंबर। मैं आगे पूछूंगा किसमें कितने होते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है अभी। और जो एल और डी होते हैं उनको अपन एनंशोमर्स बोलते हैं, ये आपको पता है क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। यस गाइस, क्लियर? Okay, so same thing is written here, L-glyceride, D-glycerides. So this is an example of chiral carbon. So L and D glycerides are possible in your sugars, and in amino acids you have L and D amino acids. These are mirror images. So L, these you know, so I don't have to repeat anything. Okay, now amino acid classification. So there are five different classifications of amino acid based on their polarity, their charge, and their size also. So first is non-polar aliphatic R groups. So non-polar means they don't have any pole, and pole means yes guys, pole means, non-polar means hydrophilic. Okay, not hydrophilic, Saran, hydrophobic. Yes, so these are hydrophobic, it is written here, hydrophobic. So you have to remember this, ये आपको रट लेना है कि कौन कौन से हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इसके सिंपल सी ट्रिक है, गांवली एमपी, इसको ऐसे ही याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। गांवली एमपी, गांवली एमपी मीन्स ग्लाइसिन, एलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड प्रोटीन। ओके, these all are hydrophobic and they are all non-polar. So this is a one classification. Next is your aromatic amino acids. So F, Y and W. So tell me, what is F? Which amino acid is F? Phenylalanine. That is right. What is Y? Tyrosine. That is right. And what is W? Tryptophan. That is right. So I hope all of you guys know single letter code of amino acid, because it is very important. In 13th unit, when you will be looking at the questions, there one amino acid chain will be written and it will only be written in single letter code. So you have to remember each and every single letter code that is present. There are only 20 amino acids, so you can easily remember them. कुछ जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनको आपको याद करना होता है, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज के अंदर। बाकी जो है वो मोस्टली फर्स्ट लेटर कोड से ही आपको मिल जाते हैं। देन कम्स दी पोलर एंड विद दैट अनचार्ज्ड। So these are polar, they are soluble in water, but they are uncharged. So uncharged R group, for example, serine, threonine, cysteine. What is N and Q? Okay, first tell me N. N is glutamine and Q is asparagine.
ओके, positively charged. Why we are calling them as positively charged? Because at physiological pH, that is pH 7, they will be positively charged. अपन देखेंगे जब इनका चार्ज कैलकुलेशन करेंगे कि ये पॉजिटिवली pH 7 पे कैसे आते हैं, क्यों रहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो पॉजिटिवली के अंदर 3 है. K is for lysine, that is right. R is for arginine and H is for histidine, that is simple. Then negatively charged R groups. So negatively you have all amino acids ending with 8. 8 means acid. तो aspartate and glutamate. ओके, और एसिड होगा इसका मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? which functional group? COOH, that is right. Okay, and COH is a protonated form, not deprotonated. This is a protonated form. When it becomes deprotonated, it converts itself into negative. So that is why at physiological pH, so that means aspartate और ग्लूटामेट की pKa वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी या ज़्यादा होगी? एक आइडिया लगाया जाए तो वो 7 से कम होंगी या ज़्यादा होंगी? लेस होंगी. यस, आप बता सकते हैं ये देख के कि इनकी pH, इनकी जो pKa वैल्यू है वो कम ही होगी, इसीलिए 7 पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. फिजियोलॉजिकल pH पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. सेम पॉजिटिवली चार्ज की pKa वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी? वो होंगी आपकी ज़्यादा. दैट इज़ राइट. इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. एक एक करके सभी को देख लेते हैं अपन. नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स में जैसे मैंने बताया था गांवली MP. तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए आप, सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है R की जगह. फिर आते हैं एलेनिन पे, सिंपल मिथाइल ग्रुप एडेड है. फिर आते हैं अपन वैलीन के ऊपर, V शेप का होता है ये, ध्यान रहे. तो एक CH 2 CH3. आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए बाय हार्ट. आप इनको प्रैक्टिस कीजिए. 20 अमीनो एसिड ही हैं. एक बार देख के लिखिए, दूसरी बार बिना देख के लिखिए. आपको ये याद होने चाहिए सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर ल्यूसीन को देखिए आप, एक L शेप बनाता है. ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा होगा एंड देन ये V शेप के अंदर कट जाएगा. ओके, अगर छोटा V शेप है तो फिर वो क्या है? वैलीन है. ल्यूसीन. देन आइसोल्यूशिन T बनाता है और फिर है मिथ्योनीन. तो क्या सल्फर ग्रुप जो होता है इसके अंदर, ये जो सल्फर ग्रुप है, क्या ये पोलर नहीं है? क्या ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? अगर ये हाइड्रोफोबिक के अंदर है तो क्या ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? अच्छा, सेम चीज़ अपन ने क्या देखी थी सीरीन के अंदर. यहाँ देखो आप कि सीरीन एक पोलर है और सीरीन के अंदर भी क्या होता है? सल्फर ग्रुप होता है. बट यहाँ पे जो सीरीन है वो तो पोलर है और मिथ्योनिन नॉन पोलर है. ऐसा क्यों? बॉन्ड नहीं है. कौन सा बॉन्ड नहीं है शुभजीत? इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन टू ग्रुप्स. तो उससे क्या हुआ? ओके, बॉन्ड ऑक्यूपाइड है. यस, ओके, यस. तो यहाँ पे SH नहीं है. अगर SH होता तो ये पोलर होता. ये सिंपल S है. सिंपल S इज़ नॉन पोलर. ओके, तो अगर आप सीरीन में देखोगे तो वहाँ पे SH होता है. अब ना आगे देखेंगे. तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. एक चीज़ रह गई, वो है प्रोलीन. तो प्रोलीन में आप क्या देख रहे हो कि 3 CH2 हैं. 3 CH2 हैं C के नीचे. यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये R ग्रुप है. और यहाँ पे जो अमीन है जो कि ओरिजिनली NH3+ होना चाहिए वो NH2+ है और वो ऐड लिंक्ड है किसके? तीसरे मिथाइल ग्रुप के साथ में. अब ये मिथाइल भी C2H में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे इन्होंने एक लिंक करके इम्यूनो रिंग बना ली है. तो उससे क्या हुआ? ये रिजिड हो गया. रिजिड हो गया मतलब इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा. जबकि आप ग्लाइसिन को देखोगे तो वो सबसे फ्लेक्सिबल है. उसके पास में सिर्फ हाइड्रोजन है, वो किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकता है. अगेन जो अपन ने
स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा था कि वो मूवमेंट क्यों कर सकता है, क्योंकि एक तो सिंगल बॉन्ड है हर जगह, दूसरा छोटा सा एटम होता है हाइड्रोजन, तो वो उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इधर उधर घूमने में। तो फ्लेक्सिबल जो सबसे ज़्यादा होता है वो ग्लाइसिन होता है। प्रोलीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिजिड होता है। तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है कि जब एक अल्फा हेलिक्स बनता है, जब अपन आगे प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, तो जब हेलिक्स बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तब ग्लाइसिन जो है वो ईजीली इसके अंदर आई मीन नॉट ग्लाइसिन या प्रोलीन जो है वो दोनों, अगर आप ग्लाइसिन डाल दोगे अल्फा हेलिक्स में तो वो क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, तो आपकी चेन किधर भी घूम सकती है। अगर आप प्रोलीन डाल दोगे तो प्रोलीन एक तो बल्की है, बहुत भारी है, तो वो चेन को नीचे गिरा सकता है, उसका वेट जो है वो नीचे आ सकता है। दूसरा वो रिजिड हो गया, तो वहाँ से अपन को जहाँ पे रिजिडिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल बैंड एंड टर्न में, ये समझे, दैट इज राइट, जहाँ पे टर्न्स होते हैं, जैसे मान लो कि बीटा शीट्स के अंदर यहाँ पे एक टर्न लेना है अपन को, तो अपन यहाँ पे प्रोलीन डालेंगे, जिससे क्या होगा, वो एक टर्न दिलाता है और साथ ही साथ वो रिजिड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज़ है। पर आप अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रोलीन को नहीं डाल सकते। प्रोलीन को अगर अल्फा हेलिक्स में डाल दिया तो रिजिडिटी की वजह से उसमें मूव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और मूव ब्रेक हो जाएगा, वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अपन आगे देखेंगे जैसे जैसे अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। बट इतना याद रखना है कि प्रोलीन जो है, यस यस शुभजीत, हेलिक्स ब्रेकर है ये। प्रोलीन जो है वो रिजिड होता है और ग्लाइसिन एकदम फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो सारे हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, कौन कौन से, वैलिन से लेके आइसोल्यूसिन तक। इनको अपन ब्रांच्ड बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हो इन सब में ब्रांचेस बन गई हैं। और द ब्रांच्ड अमीनो एसिड आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल एंड सिग्नल सेल्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो ये जनरल पॉइंट है, आपको याद पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। नेक्स्ट है एरोमेटिक आर ग्रुप। एरोमेटिक के अंदर फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों हैं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या ये पोलर हैं? यस योगिता, नाइस। लिवाइस ब्रांच्ड। क्या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पोलर हैं? ओके, टाइरोसिन पोलर है, ओके ये पोलर है, ठीक है। सरन मान लिया, ये नहीं है। अदर नॉन पोलर, ओके। बाकी लोगों का क्या आइडिया है? शुभजीत भी कह रहे हैं टाइरोसिन पोलर है, बाकी नॉन पोलर है। यस गाइस, टाइरोसिन पोलर हैं, टाइरोसिन पोलर, ओके, सिर्फ टाइरोसिन ही पोलर है, ट्रिप्टोफैन नहीं है पोलर। ओके, फिनाइल एलेनिन तो पोलर नहीं है, ट्रिप्टोफैन पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके गाइस, तो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन दोनों पोलर हैं, फिनाइल एलेनिन नॉन पोलर है। ओके सरन एंड ऑल ऑफ दोज हु आर सेइंग। यस मंजिल, यू आर सेइंग ओनली ट्रिप्टोफैन इज पोलर, टायरोसिन नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो फिनोल ग्रुप है टायरोसिन का, वो पार्टिसिपेट करता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस के अंदर, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एसिड बेस कैटलिसिस होती हैं, वहाँ पे स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है ये फिनोल ग्रुप, और काफ़ी हेल्प करता है एंजाइम रिएक्शंस में। ओके, इंडोल ग्रुप जो है ट्रिप्टोफैन के अंदर, तो ट्रिप्टोफैन जो है यहाँ पे ये इंडोल रिंग है, ध्यान रखना। अभी अपन ने देखी थी वो इम्यूनो रिंग थी, जो कि किस में थी, प्रोलीन में, और यहाँ पे है इंडोल रिंग। ओके, तो ये, और तीसरी चीज़, ये तीनों क्या है, एरोमेटिक हैं, इसलिए ये सारे क्या होते हैं, इंफ्रारेड से रिएक्ट कर सकते हैं। इंफ्रारेड के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट आपको एब्जॉर्प्शंस देंगे। तीनों के अंदर रिंग है, तो रिंग जो होती हैं उनके अंदर
पाई बॉन्ड डी लोकलाइज हो सकते हैं। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जो है वो डी लोकलाइज हो सकते हैं, दैट मीन्स वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए ये सब रेजोनेंस कर सकते हैं। तो रेजोनेंस कर सकते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और आप सबको पता होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ट्रिप्टोफैन दिखाता है, और वो कितने नैनोमीटर पे दिखाता है? 280 नैनोमीटर या 260? 260 पे अमजद, 260 पे आपका डीएनए जो है वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ओके, 280 नैनोमीटर पे ट्रिप्टोफैन दिखाता है। तो इंडोल ग्रुप जो है ट्रिप्टोफैन की साइड चेन में, वो पोलर एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के अंदर हेल्प कर सकता है, उसके अंदर पार्ट ले सकता है वो। तो आप देख रहे हो पोलर एंड नॉन पोलर दोनों, तो इसका मतलब ट्रिप्टोफैन के पास में दोनों पावर होती है। तो पोलर जब इसके पास में, ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन आयंस को ले भी सकता है और डोनेट भी कर सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है, इसलिए ये पोलर एंड नॉन पोलर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सा है, तो इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सा है? ट्रिप्टोफैन का प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सा होगा? NH2? नहीं। और कोई गेस? अमजद, प्रोटोनेटेड NH की बात कर रहा हूँ मैं, COH की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये NH प्रोटोनेटेड है या इसका भी कोई प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है? अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हिस्टीडीन होता है उसका pK वैल्यू 6 होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यस अश्लेषा, एनी प्रॉब्लम्स विद योर इंटरनेट? अदर गाइज? मनोशी, नहीं नहीं, PDF मैं नहीं दे सकता। PDF अगली बार से होगा जब मैं फ़ीस इंक्रीज़ कर दूँगा, अभी आप सिर्फ वीडियो से काम चलाओ। अभी मैंने प्राइस ज़्यादा नहीं रखी है इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, अगले बैच से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो बट नॉर्मल, ओके, ड्यू टू इलेक्शन, ओके 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 ओके, यू आर फ्रॉम पुणे, ओके ओके। So if you are having problem, continuous problem, then you can watch the recording also. Okay, no problem in that. आप बार बार आ रहे जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप साइन ऑफ कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, अगर आप टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को, देन नो प्रॉब्लम। यस गाइस, NH का प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या होगा? कोई गैस? अरे गैस ही कर दो कम से कम। NH ही होगा, ओके। तो इसका जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो होता है NH प्लस, ओके। और इसका डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सा होता है? NH। ओके, तो ये ध्यान रखना। और इसका जो pK वैल्यू है ये भी याद रखते जाना, ये बाई हार्ट याद होनी चाहिए, जिन जिन की भी मैं बता रहा हूँ। pK वैल्यू ऑफ ट्रिप्टोफैन इज 6। इससे पहले जो आपने देखा था, ओके, ट्रिप्टोफैन की 6 होती है, टायरोसिन की pK वैल्यू होती है 10। यस, हिस्टिडीन की 6 होती है, ट्रिप्टोफैन की कितनी होती है? कोई आइडिया किसी को, या होती नहीं है? ओके, नहीं पता है, ओके, इसकी नहीं होती है। यस गाइस, किसी को याद है? कोई बता सकता है मेरे को कि मेरी कौन सी बात सही है, कि इसका होगा या इसका नहीं होगा? अच्छा, आइडिया भी है कि इसका होगा या नहीं होगा? किसी को भी, एनीवन हु कैन टेल दैट समथिंग तो है, याद नहीं आ रहा बट समथिंग है, कुछ आइडिया नहीं है, ओके। चलो कोई बात नहीं, टायरोसिन की याद रखना 10 होती है। आगे चलते हैं अपन। देयरफॉर इट इज़ कॉमन इन प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। तो प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स के अंदर भी आपको ट्रिप्टोफैन मिल सकता है, और एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना होता है तो कौन करेगा? वो NH जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रिप्टोफैन साइड चेन फ्लोरोसेंस व्हेन अब्जॉर्बिंग यूवी लाइट, तो यूवी लाइट जब अब्जॉर्ब करेंगे तब ये फ्लोरोसेंस देते हैं। तो फ्लोरोसेंस देने से क्या होगा, आप कहीं पे भी इसको डाल के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गया है या नहीं गया है। ओके, ये सेम चीज़ एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है 280 नैनोमीटर पे ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन उससे कम करता है, अप्रॉक्सीमेटली 275 के आसपास। ट्रिप्टोफैन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आप देख रहे हो कि 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है टायरोसिन से ट्रिप्टोफैन की। ओके, अब चलते हैं पोलर अनचार्ज्ड में। तो ये अनचार्ज है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आप देखो फिजियोलॉजिकल पीएच पे प्लस माइनस, तो ये न्यूट्रल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आते हैं सीरीन पे। सीरीन जो है वो CH2OH होता है। ओके, मैं इतनी देर से सीरीन बोल रहा था, आप सबने भी नहीं बताया कि वो सिस्टीन होगा जब मैं सल्फर की बात कर रहा था तब। कोई बात नहीं। तो सीरीन में सिर्फ CH2OH होता है। थ्रियोनीन में एक CH2OH के नीचे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ओके, देन सिस्टीन के अंदर आप देख रहे हो ये पोलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है? यस गाइस, इज दिस रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म? रिड्यूस्ड, ओके, सब रिड्यूस्ड कह रहे हैं। ओके, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन है। देन आप एस्पार्जीन और ग्लूटामीन को देखोगे तो जहाँ पे मीन आ गया, मीन मतलब ये अनचार्ज्ड है। अगर 8 आ गया तो मतलब एसिडिक है। तो एस्पार्जीन और एस्पार्टेट दोनों में डिफरेंस होता है। एस्पार्टेट जो है वो एसिडिक होते हैं और एस्पार्जीन न्यूट्रल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका अमीन ग्रुप है इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये एट फिजियोलॉजिकल पीएच ये प्रोटोनेटेड होता है। और इधर भी आप देख सकते हो सेम चीज़, इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है, दोनों हैं, और नेट चार्ज इनमें ज़ीरो होता है। तो सीरीन थ्रियोनिन इन सब के पास में, क्योंकि OH हैं, ये सब पोलर हैं और ये सब जो हैं फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं। तो ये सिग्नलिंग में, सेल कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं मोस्टली। और इनके ऊपर शुगर भी ऐड हो सकती है, तो एक ग्लाइकोसाइलेटेड होके मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन में भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, दिस प्रोटेक्ट द प्रोटीन एंड इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी। तो प्रोटीन जो है उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे फोल्ड होने के बाद में आउटर सरफेस पे है ना, ये अलाइन हो जाते हैं और वाटर के साथ इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इन सम केसेस शुगर अटैच होकर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपके पोलर। सिस्टीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आपने वो रिएक्शन देखी होगी, आप सबको पता होगा कि मान लो ये एक सिस्टीन है, यही होता है, और यहाँ पे एक और सिस्टीन है। तो दोनों की अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे? यस, क्या होगा? सिस्टाइन बनेगा। ओके, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। यस, तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड बनेंगे, तो ये रिएक्शन जो है ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ इसका? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म थी जैसा अपन ने बात करी, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है आपके सिस्टीन का, और क्या बन गया है? सिस्टाइन। सिस्टाइन बोलते हैं इसको, जहाँ पे सल्फर का डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ओके, तो ये देखो आप यहाँ पे सिस्टीन प्लस सिस्टीन इज सिस्टाइन। सिस्टीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ कोवेलेंटली लिंक्ड डाइमेरिक अमीनो एसिड सिस्टीन। तो वहाँ पे जो सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बना है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोई पूछे अगर आपको कि क्या प्रोटीन्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो यस डेफिनेटली होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड होते हैं और उसमें सिस्टीन भी होगा
दो सिस्टीन होके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं और वो एक कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। These amino acids also are involved in hydrogen bond networks. This group asparagine is also glycosylated in membrane. तो अगर आपने सेकेंड यूनिट पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है तो अपन पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि एस्पारजीन जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होके, और जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होता है जिसको अपन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके अंदर अपन इसको देखेंगे। अब आते हैं पॉजिटिवली चार्ज पे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए इनको अपन पॉजिटिवली चार्ज में काउंट करते हैं। तो आप देखोगे इसका चार्ज +1 है, इसका -1 है और इसका भी +1 है, तो ओवरऑल कितना हो गया +1। तो 7 पीएच पे ये +1 चार्ज में रहेंगे इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ये तीनों होते हैं, तीनों की पीके वैल्यूज़ होती है। इसकी पीके वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 के अराउंड है। लाइसिन की जो पीके वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 है और आर्जिनिन की जो पीके वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ओके गाइस, LAH ऐसे याद रखना, LAH। हिस्टिडीन को आपको याद रखना है 6 है, पर इन दोनों की इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसकी 10.5 है और इसकी 12.5 है। दिमाग में छाप लो, ये काम आएगा आगे चार्ज कैलकुलेशन में। ओके, तो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइसिन के अंदर अल्फा कार्बन जो है इसके बाद में नीचे भी काफ़ी सारे कार्बन चेन है, तो अपन इसको बीटा बोलेंगे, इसको गामा बोलेंगे, इसको डेल्टा बोलेंगे, इसको एप्साइल नॉट बोलेंगे। तो एप्साइल कार्बन के ऊपर एक अमीन ग्रुप एडेड है। तो आपको अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट वाइज कि इन एन लाइसिन द अमीन ग्रुप इज अटैच टू डेल्टा कार्बन, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? नहीं, वो स्टेटमेंट गलत है। वो कहाँ पे होता है? एप्साइल नॉट पे। तो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप जो है वो एप्साइल नॉट पोजीशन पे होता है। ऑक्सीडेशन लाइसिन का होने के बाद में कोलाजन के अंदर, तो आपने सुना होगा लाइसिन जो है कोलेजन के फॉर्मेशन के अंदर काम आएगा। जब अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जब अपन करेंगे बायोकेमिस्ट्री में तब यहाँ भी दिखेगा आपको। ओके, ये क्रॉस लिंकिंग करके स्टेबलाइज करते हैं कोलेजन्स को। दे ग्रुप हैव हाई पीके, तो हाई पीके आपने देख लिया, 10 और 12 के ऊपर इनका पीके होता है। हिस्टिडीन के अंदर इमेडिजोल ग्रुप होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये एक इमेडिजोल ग्रुप है। तो अपन ने 3 ग्रुप देख लिए अभी तक, प्रोलीन के अंदर, हिस्टिडीन के अंदर और एक किस में देखा था अपन ने? ट्रिप्टोफैन में। तो तीनों में प्रोलीन में कौन सा था? इमीनो ग्रुप। हिस्टिडीन में कौन सा है? इमिडिजोल। और ट्रिप्टोफैन में कौन सा था? इंडोल। ओके, तो ये याद रखना। ओनली अमीनो एसिड्स विद पीके नियर न्यूट्रल पीएच, तो ये एक इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसका पीके वैल्यू जो 6 होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि आपके न्यूट्रल चार्ज के अप्रॉक्सीमेटली होता है। और जब आप देखोगे ये सब 7 पीएच पे दिखा रखा है अपन को, तो 7 पीएच पे वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा और ये डीप्रोटोनेटेड स्टेट में रहेगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज NH3+, यहाँ पे आप देख रहे हो NH2+, यहाँ पे होगा इसका जो प्रोटोनेटेड स्टेट होता है वो होता है NH+। ओके गाइस, क्लियर? तो क्योंकि इंडोल रिंग में नाइट्रोजन होता है जिसके साथ में हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसलिए वो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है। अब आते हैं नेगेटिवली चार्ज पे। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट 2 अमीनो एसिड्स हैं, इनके पीके किसी को याद है? ओके, 3.6। ओके, तो जो एस्पार्टेट होता है उसका 3.6 कम होता है असेंडिंग ऑर्डर में, सेम जैसे अपन वहाँ देखा था। ग्लूटामेट का 4.2 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट इनका सिंगल लेटर कोड भी पता होना चाहिए, D एंड E। और आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि नेगेटिविटी चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो फिजियोलॉजिकल पीएच के अंदर ये अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करके आता है, इसीलिए इसका पीके जो है वो बहुत कम है। ओके, तो एस्पार्टेट
कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इनकी साइड चेन में, इनका पीके बहुत कम होता है, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ग्लूटामेट का कार्बोक्सिलेशन हो सकता है गामा कार्बन पे, तो गामा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा, तो गामा कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो उसका कार्बोक्सिलेशन हो सकता है और वो कैल्शियम से भी बाइंड कर लेता है। तो कैल्शियम से जब बाइंड करता है तो क्लोटिंग प्रोटीन्स के अंदर प्रोथ्रोम्बिन मोस्टली उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यूज़फुल होता है, तो इसलिए कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं आपके ग्लूटामेट से। अब आती है एक लिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, कैसे भी याद रखो, कोई भी ट्रिक हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं आपको कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, कंडीशनली आप छोड़ देना, ओके, ये दोनों याद रखना। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं इसकी, मेरे को याद नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा था, तो आई थिंक इसकी एक ट्रिक होती थी टीवी ली लेकिन एमटीपी नहीं आता, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे देखो आप थ्रियोनिन, वी से वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, देन लाइसिन भी हो गया, मिथ्योनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, पी से कौन सा होता है, पी नहीं है यहाँ पे, पीवीटी, आईएम हॉल, ओके, जो भी है आपकी ट्रिक जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना लेना, एक की बना लेना, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ओके। तो एक की बना ली, जो रिमेनिंग है वो आपके नॉन एसेंशियल हो गए। कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनको अपन नॉर्मल अमीनो एसिड्स में काउंट नहीं करते हैं, क्यों ऐसा, इनको अनकॉमन या अनट्रांसलेटेड भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ओके, जैसे हाइड्रोक्सीलाइसिन, हाइड्रोक्सी पायरोलिन, प्रोलीन, ये आपके कोलाजन के अंदर यूज़फुल होते हैं। रट्टा मारना पड़ेगा तो आप रट्टा मार लो, आपको गूगल करोगे तो ट्रिक्स भी मिल सकती हैं इसकी, तो आप याद रख लेना। कार्बोक्सिल ग्लूटामेट जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। मिथाइल लाइसिन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मायोसिन, मायोसिन एक्टिन मायोसिन मसल्स के अंदर जो होता है उसमें। डेस्मोसिन, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइसिन इलास्टिन। तो आपको पता होना चाहिए अनकॉमन अमीनो एसिड्स कहाँ मिलते हैं, क्योंकि अगेन मैच द फॉलोइंग के लिए पोटेंशियल टारगेट होते हैं। पायरोग्लूटामेट जो है ये बैक्टीरिया और रोडोप्सिन में मिलता है। फॉस्फोराइलेटेड अमीनो एसिड सिग्नलिंग के काम आते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन जो है ये आपकी यूरिया साइकिल मेनली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब आपको पता होगा अनकॉमन अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट है सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन अपन थर्ड यूनिट में भी पढ़ेंगे और इसके खूब क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहली बात, UGA से कोड होता है, ये अंडरग्राउंड एजेंट होता है, इसको ऐसे याद रखते हैं। तो सेलेनोसिस्टीन जो है वो एक अंडरग्राउंड एजेंट है, ये चार्जिंग ऑफ सीरीन इनटू टीआरएनए, तो जब ट्रांसलेशन होता है तब आपका जो टीआरएनए है उसके सीरीन वाला जो अमीनो एसिड है वो ऐड होता है इस पर, वो ट्रांसलेट होता है। अब इसके अंदर सीरीन में जो है मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो सीरीन लग जाएगा, उसके बाद में सीरीन में मॉडिफिकेशंस होंगे, वहाँ पे सेलेनोसिस्टीन जो आपका सल्फर है उसकी जगह सेलेनियम लग जाता है, इसलिए उसको अपन सेलेनोसिस्टीन बोलते हैं। ये एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर आता है ये, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, इसलिए इसको उसी टाइम बोलते हैं। एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सीरीन, सेलेनोसिस्टीन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट अ फ्यू नॉन प्रोटीन्स। तो सेलेनोसिस्टीन सेम चीज़, पायरोलाइसिन जो है वो भी 20th अमीनो एसिड होता है। टॉरिन, यस, व्हाट इज टोरिन सरन, टोरिन के बारे में क्या पूछ रहे हो आप मेरे से, ओके यस, हाँ क्या बोलते हैं सरन, ये सरन ने पूछा है कि टॉरिन क्या होता है। तो टॉरिन भी एक अमीनो एसिड होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो मोस्टली रिपेयर वर्क्स के अंदर हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयरिंग में, ग्रोथ इसके अंदर ये हेल्प करता है, ये एसेंशियल होता है, बट इसको अपन 20 अमीनो एसिड्स में काउंट नहीं करते हैं, ओके। तो ये अनकॉमन अमीनो एसिड में आप इसको कह सकते हो कि अनकॉमन अमीनो एसिड है, ओके। यस गाइस, सो ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक का क्वेश्चन आया था आई थिंक जून 2016 में या 17 में, जहाँ तक मेरे को याद है, वहाँ पे एक क्वेश्चन था ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स का। तो एक टर्म, एक ट्रिक होती है कल की बोल के, तो कल की मैंने एक ट्रिक बनाई थी और एक मैंने बनाई थी जनरल नॉलेज इज़ द फ्यूचर
वेल्थ मतलब ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स दोनों, वो कौन कौन से होंगे एसेंशियल के अंदर, आइसोल्यूसिन, फिनाइलअलनीन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों होंगे। और कल की जो है ये आई थिंक कीटोजेनिक का था, और कीटोजेनिक में ल्यूसीन एंड लाइसीन दो होते हैं। तो ल्यूसीन ये आपको याद रखने हैं कि एसेंशियल में कौन कौन से हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, और ओनली कीटोजेनिक कौन से हैं। उसकी एक छोटी सी ट्रिक थी, ये आप देख लेना। होते क्या है ग्लूकोजेनिक, वो होते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हुज कैटाबॉलिज्म यील्ड्स पायरुवेट और वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। और कीटोजेनिक वो होते हैं जिनसे आपको जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो मिलती है आपको। तो ये अमीनो एसिड्स ल्यूसीन लाइसिन वो अमीनो एसिड्स हैं जिनका ब्रेकडाउन होकर कीटोन बॉडीज़ भी बन सकती हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन आई थी, तो आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अब अपन आते हैं इनकी पीके वैल्यूज़ पे। तो किस किस की पीके वैल्यूज़ आपको याद है अभी तक, कौन कौन सी मैंने बताई है? टायरोसिन मैंने बताई है 10, ओके। और कौन सी थी? हिस्टिडीन की 6 होती है, ओके। और ओके, आर्जिनिन की होती है 12.5, लाइसिन की होती है 10.5, और एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट भी बताई थी मैंने। तो एस्पार्टेट की आप लोग बोल रहे हैं कितनी, 3.6, और ग्लूटामेट की होती है 4.2 के अप्रॉक्स। ओके, और यही थी, मोस्टली यही थी। ओके, ये सब आपको याद होनी चाहिए। टायरोसिन की 10 होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पी के आर जो लिख रखा है साइड चेन की पी के वैल्यू, वो यहाँ पे दे रखी है। एक और है सिस्टीन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 होती है, तो आपको ये याद नहीं रखनी है क्योंकि ये नहीं पूछी जाती है इतनी ज़्यादा। तो ये 10, 6, 12 और 3.6 एंड 4.2 ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके, पी आई वैल्यूज़ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन अपन देखेंगे कैसे करते हैं। अब ये हैं आपके सारे अमीनो एसिड्स, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि अपन देख रहे हैं। तो क्या ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? यस गाइस, ऑप्टिकली एक्टिव हैं ये सारे? नहीं, ओके, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यस, ओके। अब मेरे को बताओ कि कितने अमीनो एसिड्स हैं जिनके मोर देन 1 कायरल कार्बन है। देख लो डायग्राम, देख लो सबके कायरल कार्बन मोर देन 1 कितनों के हैं? योगिता कह रही है 2 के, अवदेश कह रहे हैं 2 के। ओके, कौन कौन से 2 हैं वो? आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, ओके। तो आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन जो हैं इनके 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है, बाकी सबके एक ही हैं। तो आप ध्यान से देखो, इसमें एक कायरल कार्बन है अल्फा, इसमें एक कायरल कार्बन है अल्फा, इसमें भी एक कायरल कार्बन है अल्फा। यस, क्योंकि 2 मिथाइल हैं इधर, 2 साइड में मिथाइल है, तो ये एक ही कायरल कार्बन है इसमें। इसमें भी सेम चीज़, इस लास्ट वाले के मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसमें 2 कायरल कार्बन है। तो आप मेरे को बताओ सीरीन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन के अंदर कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे मेरे को, या कितने आइसोमर्स मिलेंगे अपन को? 4। यस, 2 टू पावर n, तो 2 टू पावर 2 इज 4 अपन को आइसोमर्स मिलेंगे। और बाकी सब में कितने आइसोमर्स मिलेंगे अपन को? क्योंकि एक एक कायरल कार्बन है इसलिए अपन को 2 आइसोमर्स मिलेंगे। यस, कौन कौन से होते हैं 2 आइसोमर? एल एंड डी। तो इसमें जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें 4 कौन कौन से हैं? इसमें भी एल एंड डी हैं, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है थोड़ा सा। मतलब एक बार आप ओ OH इधर रखो राइट में, एक बार लेफ्ट में रखो, तो 2 तो ये हो गए। फिर आप एल एंड डी ही होगा। यस,
25% नहीं, 4 फिगर्स जो मिलेंगी अपन को उनमें से 2 एनांशियोमर होंगे और 2 डाइस्टियोमर्स होंगे। समझ रहे हो? एनांशियोमर्स कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं एक दूसरे के, एनांशियोमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होती हैं। और डाइस्टियोमर्स क्या होती हैं? नॉन मिरर इमेजेस होती हैं। तो 4 में से 2 एनांशियोमर्स होंगे और 2 डाइस्टियोमर्स होंगे। ओके, समझ में आ रहा है? याद आ रहा है वो डायग्राम जहाँ पे अपन ने देखा था? 4 डायग्राम बनाने के बाद में मैंने लिख रखा था 2 एनांशियोमर्स हैं, 2 डाइस्टियोमर्स। सेम चीज़ इनके साथ होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब अपन चलते हैं अपने ज़्विटर के कंसेप्ट पे, जो आप सबको पता होगा। तो क्या होता है ज़्विटर? जहाँ पे चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है, मतलब प्लस माइनस दोनों होते हैं, इसलिए नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। यस, तो इट इज़ अ डाइपोलर आयन ऑफ एन अमीनो एसिड with specially separated positive and negative charge. Amino acid exists in deuter ionic form when dissolved in water. Deuter ion can either act as a acid or base, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। वन मोर थिंग, ओके, उसको आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नीचे 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, इन दोनों में से मेरे को ये बताओ कि कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले अपन डायग्राम 1 की बात करते हैं। क्या ये डायग्राम सही है, परफेक्ट है? प्रैक्टिकली परफेक्ट है ये? देखो आप, और अगर गलती है इसमें तो क्या गलती है इसमें? NH3+ होना चाहिए ऐसे कह रहे हैं शुभजीत। और यस, एनीवन एल्स? यस, मैं पूछ रहा था कि ये डायग्राम सही है और आप सब ने कहा कि इसमें NH3+ होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मान लो pH कम है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो भी ये हाईली प्रोटोनेटेड होना चाहिए, तो NH3+ होना चाहिए। क्योंकि ये COH दे रखा है, इसलिए इसका मतलब ये प्रोटोनेटेड है, और ये गलत है, तो ये डायग्राम गलत है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा एक ऑप्शन आपको ढूंढना था। यस, ओके। अब आते हैं अपन अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो आज अपन टाइट्रेशन देखेंगे, चार्ज कैलकुलेशन समझेंगे, और PI वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, R ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है। ये एक नॉर्मल मान लो कोई भी अमीनो एसिड है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे अपन pH बढ़ाते जाएंगे, ये 0 pH पे ऐसे मान लो, तो 0 pH पे क्या होगा? प्रोटोनेटेड। दिस इज ऑल्सो प्रोटोनेटेड, एंड हर जगह प्रोटोनेटेड, तो मोस्टली ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, +1 चार्ज रहेगा। अब क्या होगा? आप pH बढ़ाओगे, तो जैसे ही pH 2.3 आएगी, कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, नेगेटिव में आ गया। अब क्या हो गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? ज़्विटर आयन। फिजियोलॉजिकल, आई मीन यहाँ पे 0 हो गया चार्ज। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं बता दूँ, ओके, पहले यहाँ पे देख लेते, फिर अपन ने और pH बढ़ाई, तो जब 9.6 पे आया तब इसने भी अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, तो ये क्या बन गया? NH2+। अब क्या हो गया? चार्ज -1। तो PI पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH होती है जहाँ पे ज़्विटर आयन बनता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं रहेगी। आप अगर समझ रहे हो चीज़ों को तो डेफिनेटली याद रहेगी। आप रट्टा मारोगे तो फिर वो आज याद रहेगी, कल भूल जाओगे। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट्री खासकर कंसेप्ट की होती है, कंसेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन वगैरह सब हो जाएंगे, ना तो रटने की ज़रूरत है ना कुछ और। अब ये पीएच PI निकालना है, तो इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, कुछ भी रटने की चीज़ नहीं है। आपको अगर पता है कि हाँ एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट वो है कि उस टाइम जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तब आपका माइंड कितना फ्री है टेंशन से, कितना एंग्जाइटी कम है, कितनी टेंशन कम है, और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आता आपको सब कुछ है, बट वो टाइम जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ जाके घबराना नहीं है किसी को भी। ओके गाइस, छोटा सा ज्ञान, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। आपने ज़रूर ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे जहाँ पे ऐसा लगा होगा आपको। यस, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है जिनको मैं नहीं बता रहा हूँ,
पर किसी ने पूछ लिया, यस वाइवा में कॉमन होता है, किसी ने पूछ लिया तो आपको एक बार सोचना है, 2 मिनट आप दो, 2 मिनट नहीं मतलब 20-30 सेकेंड दो अपने दिमाग को उस बात पे लाने के लिए। जैसे ही आप वहाँ तक जाओगे आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। बस वहाँ तक जाने की ज़रूरत है, आप जाते ही नहीं हो, आपको पहले डर लग जाता है कि नहीं होगा मेरे से। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बस आपके मन के ऊपर है कि आपका मन बन गया कि आपने मन बना लिया कि मैं कर लूँगा तो आप कर लोगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बैक टू द टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता रहा था कि ज्विटर आयन पे चार्ज ज़ीरो रहता है, और जो पी आई होता है उसका आप फॉर्मूला देखोगे उसमें लिखा हुआ है pk1 + pk2/2। तो ऐसा क्यों? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक मतलब उसमें चार्ज जो है वो सेम रहेगा। तो मेरे को ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे चार्ज सेम है। तो चार्ज सेम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। तो वैसे तो ज्विटर आयन जो है यहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है, ये आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होना चाहिए। पर क्योंकि एक कंसेप्ट होता है बफर जोन नाम का, तो आपने सुना होगा कि जब भी एक बफर जोन होती है वो +1 to -1 रेंज में होती है, इस रेंज में होती है। तो जब आपके हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं तब सब कुछ प्रोटोनेटेड है। अब क्या होगा, जैसे जैसे 2.3 की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो आपको COO नेगेटिव मिलेगा। बट जब ये 2.3 के -1 + 1 फेज में आएगा, मतलब जब pH 1.3 से 3.3 रहेगा, तब तक हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे एंड निकलते रहेंगे। 2.3 pH पे क्या होता है, अब मान लो 1.3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे COOH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी COO नेगेटिव से। 2.3 pH पे COOH की कंसंट्रेशन इक्वल होगी COO नेगेटिव के। 3.3 पे क्या होगा, COOH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी COO नेगेटिव से। ये चीज़ समझ में आई सभी को? +-1 बफर जोन होती है, आपने बफर्स के अंदर भी देखा होगा, बफर जोन होती है एक, कि प्लस से -1 की रेंज के अंदर वो एकदम स्टेबल रहती है आपकी। आप जब डाइप्रोटिक कर्व देखेंगे अपन आगे चल के टाइट्रेशन में, तब आपको दिखेगा कि वो +-1 जो फेज़ होता है उसमें स्टेबल हो जाती है आपकी लाइन। तो इसलिए होता है क्योंकि -1 से स्टार्ट होता है डीप्रोटोनेशन, कंप्लीट डीप्रोटोनेशन नहीं होता है, धीरे धीरे वो इक्वल टू पे आता है एंड देन वो कम होता जाता है। तो अगर आपको कहे कि 2.3 pH पे क्या होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज इक्वल। कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड की कंसंट्रेशन सेम होती है 2.3 pH पे। 2.3 पे जैसे ही ज़्यादा जाएगा प्रोटोनेटेड की कम हो जाएगी, डीप्रोटोनेटेड की ज़्यादा हो जाएगी। अगर 2.3 से कम है तो प्रोटोनेटेड ज़्यादा रहेंगे और डीप्रोटोनेटेड कम रहेंगे। समझ में आया सभी को? यस गाइस, इज इट क्लियर? Yes, at 2.3 it is an equilibrium, but equilibrium of not the solution. Solution का equilibrium नहीं, concentration of carboxyl group, only carboxyl group. But overall वो equilibrium में नहीं आएगा, सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप एक चीज़ को लेकर अपन बात करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में है, ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये सरन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अपन पी आई वैल्यू को pk1 + pk2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं अपन? यस गाइस, डिवाइड बाय 2 करने से क्या आता है? एवरेज आता है, दैट इज राइट। योगिता, पीआई सिर्फ अमीनो एसिड्स का होता है। यस योगिता, पीआई सिर्फ अमीनो एसिड्स का होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब आप किसी का भी निकाल सकते हो, बट जहाँ पे पीएच का रेफरेंस आ जाता है वहाँ पे अपन पीआई निकाल सकते हैं। और मोस्टली जो चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स भी चार्ज होते हैं, इसलिए मोस्टली जो पीआई है उसको अपन अमीनो एसिड्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो आप जैसे ही किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो जब ज्विटर आयन बनेगा
उसके एक पहले वाली pK1 उसको अपन बोलेंगे pK1, पहले वाली pKa को क्या बोलेंगे pK1, और उसके जस्ट बाद वाली मतलब उसको अपन बोलेंगे pK2। तो ज्विटर आयन जहाँ पे भी बनेगा, अपन आगे चल के देखेंगे कि ज्विटर आयन बाद में भी बनेगा, एक जगह पहले भी बनेगा। तो जहाँ पे ज्विटर आयन बनेगा उसके राइट एंड लेफ्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं pKa की, उनको ऐड करके बाय 2 कर देना है। उसका मतलब एवरेज निकल गया। एवरेज निकल गया मतलब कि वो उस बराबर पॉइंट 2.3 pH पे वो इक्वल कंसंट्रेशन में रहेंगे, उसके जस्ट पहले वो स्टार्ट होंगे और उसके बाद में एंड होगा। तो अपन इन दोनों को काउंट करके इनका एवरेज लेंगे, तो मेरे को वो पॉइंट मिलेगा मिडिल में जहाँ पे ज्विटर आयन या फिर चार्ज जो है वो न्यूट्रल रहेगा। समझ में आया सभी को ये पीआई कैसे निकालते हैं? यस, कॉपी पेन लेने के लिए मैंने बोला था कल आपको। तो अब अपन करते हैं सबसे पहला टाइट्रेशन ऑफ ग्लाइसिन। नहीं सरन, पीआई ऑफ द पेप्टाइड आप कह रहे हैं इज पीआई ऑफ पेप्टाइड इज सम ऑफ पीआई ऑफ अमीनो एसिड। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेप्टाइड का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल, आज आप सिर्फ अमीनो एसिड्स का करिए पीआई। कल मैं पेप्टाइड का चार्ज कैलकुलेशन एंड पीआई कैसे निकालते हैं पूरी पेप्टाइड चेन का कल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा वो आप। ओके, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे पीआई निकालते हैं पूरी पेप्टाइड चेन का। ओके, अब अपन चलते हैं। ओके, ये वही चीज़ है जो मैंने डिस्कस करी थी आज पहली क्लास में आते ही कि पीएच पर यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो गई, पीआई वैल्यू। तो पीआई वैल्यू मैंने पीके के बारे में बात करी थी, अब पीआई के बारे में बात करते हैं कि पीएच और पीआई का रिलेशन क्या होता है। तो अगर मेरी पीएच पीआई से ज़्यादा हो जाए तो चार्ज क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ देखो पिछले डायग्राम में, अगर पीआई पीआई कहाँ आएगा, यहाँ मिडिल में आएगा कहीं, यहाँ मिडिल में आएगा कहीं। तो अगर मेरी पीएच जो है वो पीआई से ज़्यादा हो जाए तो मेरा चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यस, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ pH इज अबव PI, ओके नॉट ओके, then the amino acid will have net negative charge and it will migrate toward positive charge। तो इसका मतलब एनोड की तरफ वो माइग्रेट करेगा। अगर बराबर है तो नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा, अगर कम है पीएच पीआई से तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड इट विल माइग्रेट टुवर्ड कैथोड। समझ में आया सभी को? सिंपल सा कंसेप्ट था। अब अपन आते हैं आयोनाइजेशन एंड पीएच के ऊपर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जनरल अमीनो एसिड का, और ये बता रखा है कि पहले ये कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन छोड़ेगा, देन वो छोड़ेगा, और यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये दिखा रखी है कि जो पिंक वाला है ये इनिशियली ज़्यादा हो गया एंड देन कम हो गया। ओके, प्रोटोनेशन कम हो गया। फिर यहाँ पे ज्यूट्रायन आ गया, तो ज्यूट्रायन की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, और यहाँ पे सारे प्रोटॉन रिलीज़ हो गए हैं, तो ये सब प्रोटॉन नीचे गिर जाएंगे और किसकी कंसनट्रेशन, डी प्रोटोनेटेड की ज़्यादा हो जाएगी हाई पीएच पे। सेम चीज़ बता रखी है। तो सबसे पहले अपन टाइट्रेशन करते हैं ग्लाइसिन का। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज टाइट्रेशन? कौन बताएगा? अमीनो एसिड वर्सेस बेस, टाइट्रेशन करते क्यों है अपन? कोई मतलब है ये टाइम पास कराते हैं आपसे? पीएच का इफेक्ट देखने के लिए। ओके, तो जनरल टाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं जो आप करते हैं प्रैक्टिकल लैब में, एक रॉड लगाते हैं, उसके अंदर कुछ डालते हैं, नीचे फिर कलर चेंज होता है, वो क्यों करते हैं? पिंक करने के लिए करते हैं। वेरी गुड। एसिड बेस का एनालाइज करने के लिए। ओके, बफर कैपेसिटी चेक करने के लिए। ओके, तो आप वहाँ पे एक तरह से आप कह रहे हो कि किसी चीज़ की कंसंट्रेशन आप पता करना चाहते हो, क्योंकि आप जब रीडिंग देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप रीडिंग काउंट करते हो कि कितनी रीडिंग में उसका कलर चेंज हो गया। यस, तो आप क्वांटिटी और क्वालिटिफिकेशन, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी देखते हो आप उसकी कि कितनी क्वांटिटी के अंदर उसमें चेंजेस आए हैं। ओके, तो सेम चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे, बस यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट है वो अमीनो एसिड हो गया। तो अमीनो एसिड और पीएच
इन दोनों को अपन लेके चलेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है OH माइनस वर्सेस आपका पीएच, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड डाला हुआ है इन्होंने। तो टाइट्रेशन कर्व जो होता है, क्योंकि pKa1 किसकी वैल्यू है, कार्बोक्सिल ग्रुप की, pK2 वैल्यू किसकी है, अमीन ग्रुप की। तो दो यहाँ पे कर्व्स मिलेंगे आपको, इसलिए इनको बोलते हैं अपन डाइप्रोटिक कर्व्स। तो इनिशियली मैंने बताया था +1 से -1। तो इस बफर जोन में, इस जोन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसकी कंसर्न पीएच बढ़ाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि आयंस जो हैं वो प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड होने में उनको बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे होते हैं वो, पहले कम रहेगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर देन ज़्यादा होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। फिर देन अचानक से वो बढ़ रहा है, यहाँ पे पीएच बढ़ते ही क्या हो रहा है, पीएच बढ़ते ही आपका 9.2 पे चला गया वो, देन यहाँ पे अगेन वो थोड़ा स्लो हो गया प्रोसेस। तो ये दो कर्व्स बनते हैं, इसलिए इसको डाइप्रोटिक कर्व बोलते हैं। टाइट्रेशन का ग्राफ है ग्लाइसिन का पीएच के साथ में। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया कि यहाँ पे 2.3 है, यहाँ पे 9.6 है। क्यों है ये? क्योंकि डीप्रोटोनेटेड होता जा रहा है ये। अब जब आप इसकी पीआई निकालोगे तो आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि आपको जो ज्विटर आयन मिलेगा वो इन बिटवीन कहीं मिलेगा। यस गाइस, ये क्लियर हुआ? द pH at which the Zwitter ion species of glycine predominates is called the isoelectric point. The isoelectric pH is exactly halfway between two pKs of glycine. तो ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब अपन चलते हैं, टाइट्रेशन करते हैं किसका, टाइट्रेशन ऑफ किसका करें, अमीनो एसिड इज टाइट्रेटेड विद पीएच, एसिड बेस, लाइसिन का करते हैं। ओके, आपको लाइसिन का टाइट्रेशन करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स पीआई वैल्यू। निकाल सकते हैं सब? इजी कर लेते, इजी हो गया शुभजीत, इजी ग्लाइसिन का था। अब आपको जैसे मैंने बताया ग्लाइसिन का, सेम एज इट इज़ आपको करना है लाइसिन का। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, उसकी नीचे वाली चेन को छोड़ देते हैं एक बार, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मानो कि 0 pH है, NH3+ है, और उसके R ग्रुप में क्या था, आयोनाइजेबल ग्रुप कौन सा था R ग्रुप में, NH3+ था। ये याद रखना था आपको मेन, कि आयोनाइजेबल ग्रुप कौन सा है उसमें। ओके, अब क्या होगा, सबसे पहली पीके, सबसे पहले कौन डीप्रोटोनेटेड होगा और कितने पे होगा वो, COH होगा, और जो कि होगा 2.3 पे। यस, तो आपने क्या उस पहले इसका चार्ज निकाला, चार्ज बताओ इसका, ओवरऑल चार्ज कितना होगा इसका, ओवरऑल चार्ज कितना होगा इसका, +2। ओके, अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ आपने क्या किया, NH3+ C, CO नेगेटिव, H, एंड देन NH3+, NH3+ ही रहेगा ये। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसका, +1। ओके, अब क्या होगा, अब कौन सा पीके वैल्यू आएगा गाइस, अब कौन सा डीप्रोटोनेटेड होगा, सबसे पहले मेरे को बताओ लाइसिन का पीके वैल्यू कितना होता है, 10.5। अब आएगा, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, 9.2। तो कौन सा डीप्रोटोनेटेड होगा गाइस, क्या चीज़ डीप्रोटोनेट होगी, एग्जैक्ट टर्म बताओ मेरे को। यस, वेरी गुड योगिता, अल्फा अमीनो। सरन, आर ग्रुप का पीके वैल्यू 10.5 है, वो अभी नहीं होगा,
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 H एंड NH3+ होगा। ओके सर। अब आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। यस। अब आएगा आपका 10.5, उसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तब ज्यूटर आयन कहाँ है, अच्छा अब ज्यूटर आयन छोड़ो, पी वैल्यू के अंदर मेरे को डैश प्लस डैश लिखना है डिवाइडेड बाय 2। तो पहले डैश में क्या आएगा, पहले डैश में आएगा 9.2। ओके। दूसरे में क्या आएगा, 10.5। दैट इज़ राइट। क्यों, ज्यूटर आयन है ये वाला, इसके एक वैल्यू पीछे और इसके एक वैल्यू आगे। तो क्या आंसर आएगी, पी वैल्यू क्या आएगी मेरी, 19.7 डिवाइडेड बाई 2। 9.67 ईयर्स कुछ इसके अप्रॉक्स आएगी। सभी का सेम आ रहा है आंसर, जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी सेम किया था। यस मंजिल, आशा, आस्था, अवदेश, मनोशी, अमजद, पंकज। यस गाइस 9.76। ओके। तो ये है इसका पी वैल्यू ऑफ लाइसिन। सभी को कैलकुलेट करना आया, समझ में आया सभी को, कैसे कैलकुलेट किया ये सभी को समझ में आया। यस। अब अपन देखते हैं कि अपन ने सही निकाला है इसका। तो यहाँ देखो आप, लाइसिन का पी कितना है, 9.74। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब आप घर पे जाके सेम चीज़ आप किसकी करोगे, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की करोगे, ठीक है, और कैलकुलेट करोगे कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। खुद को धोखा नहीं देना है, सेम जैसे मैंने बताया वैसे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। और ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पीएच ज़्यादा होते ही क्या होगा, पीएच कम होते ही क्या होगा। ओके। ओके गाइज, तो ये टाइट्रेशन अपन ने आज किया है ग्लाइसिन का, ग्लूटामेट का। ये ग्लूटामेट का भी करना आप, फिर कल अपन पूरे पेप्टाइड का मैं बताऊंगा चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। ओके। ओके, तो आज के लिए इतना ही था गाइस। कल अपन चार्ज कैलकुलेशन करेंगे अपने पेप्टाइड्स का, और आप सबको प्रैक्टिस करनी है कि ये चार्ज कैलकुलेशन कैसे किया है। ओके, फिर कल अपन रामाचंद्रन प्लॉट स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक्स बता दूंगा मैं, उसका एप्लीकेशन बता दूंगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। यस गाइस, एनीवन जिसको ऐसे लग रहा है बोरिंग है क्लास, मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई है ऐसा? सब आ रहा है, ये बेसिक्स हैं एकदम। और अब अपन शुरू भी कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री, अब आपको पता भी नहीं लगेगा कि बायोकेमिस्ट्री कब होगी। इतना इजी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। आई होप सबको समझ में आता होगा। 2 घंटे का टाइम कर दूँ मैं? चलो वो भी हो ही जाएगा धीरे धीरे। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो यही था सब कुछ गाइज आज की क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ब्यूटीफुल रिप्लाईज। सैटरडे को अपनी चैटिंग सेशन है, रिवाइज करना कल, रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।